मेरा नाम जानवी है और मैं कोलकाता से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज की मेरी यह कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं काफ़ी जवान और खूबसूरत थी और मैं पढ़ी लिखी भी थी। कॉलेज में ही मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई और धीरे धीरे वह दोस्ती प्यार में बदलती चली गई और हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने वालों की हमारी बात शादी तक पहुंच गई। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पिता की मृत्यु काफ़ी साल पहले हो चुकी थी और मेरी माँ भी बीमार रहती थी। इसलिए मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ता तलाश शुरू कर दिया था, लेकिन जब मैंने उस लड़के से कहा कि तुम मेरे घर रिश्ता भेजो, मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही हैं, तब मैं मेरे होने वाले पति ने अपने घर रिश्ता भिजवा दिया और इस तरह से हम दोनों की फैमिली की रजामंदी से हम दोनों की शादी हो गई। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी शादी कोलकाता में ही हो गई थी। मेरे पति की नौकरी भी अच्छी थी। वह शहर में काम किया करते थे। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरा सास ससुर थे, जबकि उनकी एक बड़ी बहन की शादी काफ़ी सालों पहले हो चुकी थी और वह दूसरे गांव में रहती थी। मेरी ननद हमारे घर पर कभी-कभी आया करती थी। ऐसे ही देखते ही देखते मेरी शादी को एक साल गुजर आया और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। हमारे घर में चारों तरफ खुशहाली थी। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन शायद हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई थी। मेरी 8 साल की बेटी 8 साल की थी जब मेरे पति को अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घर का सारा खर्च मेरे पति की कमाई पर ही चलता था। अब हमारे घर में परेशानी आने लगी थी। मेरे ससुर नाई थे, बस थोड़े बहुत ही पैसे कमा लिया करते थे, लेकिन अब मेरे पति के मरने के बाद घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ गई। पैसों की भी काफ़ी दिक्कत हो गई। इसी तरह से कुछ ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन मेरे ससुर ने एक नया काम शुरू किया था। वह नाई तो पहले से ही थे और लोगों के बाल काटा करते थे, लेकिन अब वह गांव की लड़कियों के बाल काटते हैं। काट के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर जाते। यह सब करते करते काफी समय गुजर गया था और मैं अपने ससुर की यह बात काफी दिनों तक नोटिस कर रही थी, क्योंकि जब वह आधी रात को छत पर जाते थे, उस टाइम मैं और मेरी बेटी सो रहे होते थे। एक दिन मैंने सोचा कि आज मैं जाकर अपने ससुर के काम के बारे में पता लगाना चाहती हूँ। आखिर आधी रात को कुछ छत पर क्या करते थे। मैं धीरे धीरे दबे पांव सीढ़ियों पर चली गई। रात को अंधेरा बढ़ता ही चला जा रहा था। सिर्फ छत से ही टिमटिमाती रोशनी नजर आ रही थी। आज की रात मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपने ससुर के बारे में जान सकूं और यह जान सकूं कि आधी रात को वह छत पर क्या करते हैं। लेकिन मेरी सास पहरा दे रही होती हैं, इसलिए मैं जिस दबे पांव से ऊपर जाती थी उन्हीं दबे पांव से वापस आ जाती थी, क्योंकि सीढ़ियों पर ही मेरी सास खड़ी हुआ करती थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरे ससुर जवान लड़की को अपने साथ लेकर ऊपर रह जा रहे थे। उनके हाथ पकड़ के मैं उनके वजह कि शायद वह उस लड़की के हाथ पकड़ काटने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन यह बात समझ नहीं आती कि आखिर वो अकेली जवान को आधी रात में छत पर ले जाकर उसमें बाल क्यों काटा करते थे। हर बार मेरी सास के पहरेदार इतनी सख्त हुआ करती थी कि मैं चाह कर भी सीढ़ियों की तरफ नहीं जा पाती थी। और कभी-कभी तो मुझे अपनी सास पर भी हैरत होती थी कि कैसे वह अपने पति को किसी भी कुंवारी लड़की के साथ एक तन्हाई में अकेला छोड़ सकती हैं। एक दिन मेरी सास पता नहीं कहाँ चली गई और मैं आसानी से सीढ़ियों तक जा पहुंच गई। मेरे ससुर कुछ देर पहले ही गांव की नई जवान होने वाली लड़की सुनीता को लेकर छत पर गए थे और अब वह पूरे 1 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाले थे। मेरे ससुर पहले तो ऐसा कोई काम नहीं करते थे, ना जाने उन्हें अब क्या होने वाला था। उसे
एक घंटे में मेरे ससुर की उसी लड़की के साथ न जाने क्या क्या करते और छत पर क्या क्या होता था। यही सब जानने की मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मेरे ससुर जब अपनी दुकान पर लोगों के बाल काट करते थे तब वह ऐसा कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब उनके काम और काम करने का तरीका मुझे बहुत हैरान करने लगा था। और आज की रात मुझे यह जान कर रहना था कि आखिर मेरे ससुर सिर्फ बालिग होने वाली लड़कियों के ही बाल क्यों काटते थे, और वो भी आधी रात को छत पर अकेले। ना तो मेरी सास कभी छत पर जाती और ना ही उस लड़की के पैर घर वाले में से किसी और को उसके साथ जाने दिया जाता था। मैं आधी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी और इस तरह से पर्दा उठने वाला था। मेरे ससुर आज सुनीता के साथ साथ क्या करने वाले हैं। तभी अचानक पीछे से मुझे मेरी सास के आने की आवाज़ मुझे सीढ़ियों से उतरने पर मजबूर कर दिया था। हमेशा डरे समय धीमी आवाज़ में बात करने वाली मेरी पहली बार मैंने उनकी तेज आवाज़ सुनी थी कि उनकी आवाज़ सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। जैसे कि ही मैंने पलट कर देखा तो वह मेरे पीछे ही खड़ी हुई थी और मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे सीढ़ियों से खींचकर नीचे ले आई थी। उनका अंदाज ऐसा था कि जैसे वो मुझे कच्चा चबाकर खा जाएगी। वह गुस्से में मेरे बाजू को जोर से पकड़ते हुए पूछ रही थी कि तुम ऊपर क्या कर रही हो। मैंने हकलाते हुए, माँ जी, मुझे नीचे घबराहट सी हो रही थी, इसलिए मैं छत पर जा रही थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास पर मुझ पर चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए कहने लगी, क्या तुम जानती नहीं हो आज हमारे घर पर सुनीता अपने बाल उतरवाने के लिए आई हैं। फिर तुमने छत पर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? आंख नहीं आते थे क्योंकि उनकी वजह से मेरी बेटी का बचपन जवान लड़कियों की तरह गुजर रहा था। मेरे ससुर के काम की वजह तो मेरी बेटी को भी पता चलने लगी थी, क्योंकि अब वह बड़ी हो रही थी और उसे भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि आखिर उसके दादा क्या काम करने लगे। कभी कभी वह मुझे पूछती थी कि माँ, दादा लड़कियों के बाल क्यों काटते हैं? वह बाल तो मैं भी नोट करती थी कि मेरे ससुर सिर्फ उन्हीं लड़कियों के बाल काटते जो बालिग हो जाया करते थे। वह बाल मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी। और जब से मुझ पर इस बात का पता चला कि मेरे अंदर इस बात के बारे में जानने का इंटरेस्ट और भी बढ़ चला जा रहा था। आखिर मेरे ससुर ऐसा क्यों करते हैं? कई बार मैंने सोचा कि ससुर को कहीं किसी लड़की के बाल काटते हुए देखूंगी, लेकिन उनका तो तरीका ही बिल्कुल अलग था। वो आधी रात को बालिग लड़की को घर बुलाते और उसे अपने साथ छत पर ले जाते और वहां से ले जाकर उसके बाल काटते थे। सारे गांव में यह मशहूर था कि मेरे ससुर जिस लड़की के बाल काटते उसकी जवान खूबसूरत होती। वैसे ही करते करते काफी टाइम गुजर गया था और इस सच्चाई का पता नहीं लग पा रहा और मेरे ससुर सारे गांव में फेमस हो गए थे। सुना था कि मेरे ससुर जिस किसी लड़की के बाल काटते थे उस लड़की का भाग्य संवर जाता। शादी के बाद उसे अच्छी ससुराल मिलती और ससुराल शादी के बाद वह जिंदगी अच्छी जिंदगी गुजरती। इसलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान बेटी लड़कियों को मेरे ससुर के पास बाल कटवाने के लिए भेजा करते थे ताकि उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि आखिर मेरे ससुर बाल कटवाने से किसी लड़की का भाग्य कैसे बदल सकता है, और वह भी आधी रात को अकेले में। कई बार मैंने इस हकीकत को जानने के लिए की कोशिश की कि ससुर लड़की को किस किस तरह बाल काटते थे और आधी रात को छत पर क्यों ले जाते थे, लेकिन अभी तक बताना न चल सका कि मेरे ससुर ऐसा क्यों करते थे। मेरी सास किसी को छत पर जाने नहीं देती। एक दिन हमारे पड़ोसी के रहने वाली की लड़की नाबालिग बालिग हुई तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी मेरे ससुर के पास लाया गया।
गया। मैं सोचकर खुश हो गई कि चलो यह तो पड़ोस की लड़की है, अगली सुबह मैं इसके घर जाकर इसके बारे में बात करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे ससुर ने उसके छत पर ले जाकर क्या किया और इस तरह उसके बाल काटे। लेकिन अगले दिन जब मैं चोरी चुपके पड़ोसी के घर गई तो मैंने उसकी लड़की से बात करने की कोशिश की। वह बिल्कुल खामोश थी कि उसकी माँ भी मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। मेरे सवाल करने पर भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जितनी देर मैं उनके घर पर बैठी रही अचानक से क्या हो गया उनकी माँ भी मुझे कुछ नहीं बता रही थी। घर जाकर मैं सोचने लगी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। आखिर वह लड़की और उसकी माँ मुझे कुछ बताने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही हैं, जबकि मेरी बेटी भी मेरे साथ गई थी। उसने मुझसे कहा कि रेना दीदी इतना खामोश क्यों बैठी हो, और आपने उनसे जो पूछा उन्होंने उस बात का जवाब क्यों नहीं दिया। अपनी बेटी से बहाना बना दिया कि बेटी वह जवान हो रही हैं और ऐसी लड़कियों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है, इसलिए वह भी अपना माँ को कहने पर चुपचाप बैठी होगी। अब तो शायद उसके सर पर बाल भी नहीं, शायद इसलिए वह झिझक रही होगी। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि मेरी बेटी पड़ोस में ही रेना की छोटी बहन के साथ खेलने लिए जाती थी, जबकि 15 साल की रेना आप बहुत अलग सी लग रही थी। मेरी बेटी ने बताया कि स्कूल में सारे बच्चे चिढ़ा रहे थे। हो सकता है कि वह शर्मिंदगी की वजह से इतनी खामोश हो गई हो। अगर मुझे क्या पता था कि वह आखिर यह उनकी खामोशी के पीछे क्या राज है। जबकि काफ़ी टाइम तक यह सब कुछ पता चल रहा, तो मैंने चोरी चुपके छत पर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार मेरी सास आगे आ जाती थी। यह फिर मुझे डांट दिया करती थी। कई बार मैंने अपनी बेटी को भी यह सब देखने के लिए छत पर भेजा, लेकिन मेरी सास ने मेरी बेटी को भी डांट कर भेज दिया था और मेरी बेटी से यह भी कह रखा था कि ठीक है, तुम अपने दादा के काम पर दखल अंदाजी मत किया करो। तुम्हारे दादा ही जिन्होंने अपने पापा के मरने के बाद भी तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर में सहारा दिया, और वह तुम्हारी माँ तुम्हारा सारा खर्चा उठाते हैं। अगर तुम्हारे दादा तुम्हें डांटा भी करते हैं तो उनके डांट को बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि वह हमारी ही भला चाहेंगे। शुरू में मुझे अपनी सास की यह बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, लेकिन फिर कभी कभी यह सोचा करती थी कि मैं एक विधवा औरत हूँ जिसे पूछने वाला और कोई नहीं है, और मेरी बेटी का मेरे साथ ससुर के अलावा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। मेरे माता पिता तो मर चुके हैं और कोई रिश्तेदार मेरा गांव में नहीं रहता जिसके पास मैं चली जाऊं। सारे ही रिश्तेदार शहर में रहा करते थे। किसी ने मेरे माता पिता की बात कभी मुझे पलट कर भी नहीं देखा था। किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा था। ऐसे में मेरे सास ससुर ही थे जो हर वक्त मेरे साथ खड़े रहते थे। मैं अपने बेटे को अपना सहारा चाहती थी। मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी, पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती थी। आखिर मैं कब तक ऐसे ही अपने ससुर की कमाई पर यहाँ पर रहती। मैं कोई काम भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि गांव में औरतों को काम करने की परमिशन नहीं दी जाती थी। इसलिए मैं चुपचाप घर में रहकर अपने ससुर की ही कमाई पर अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। मेरी बेटी को भी पढ़ने का बहुत शौक था। मैं उसे कहती कि तुम मेरी बेटी हो और तुम मेरे साथ ही रहो। मेरे लिए तुम कभी बोझ नहीं बन सकती। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। मेरे पति के मरने के बाद मेरी सास ने काफ़ी टाइम तक मेरे लिए रिश्ते की तलाश किए थे, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी और मैंने उनको मना कर दिया था। इसी वजह से मुझे अपने सास की हर बात का मानना पड़ता था। सारे गांव वाले भी
मेरे ससुर की बहुत इज्जत किया करते थे, क्योंकि इस सारे गांव में वह मेरे ससुर की बहुत इज्जत किया करते थे। वह गांव की पंचायतों में भी जाया करते थे, लेकिन मेरी सास का कहना था कि इसमें उनकी मोहब्बत छिपी हुई है। जब मैं यह बात सोचती थी तो मुझे भी अच्छा लगता था कि अगर हमारे पास मेरे ससुर का सहारा न होता तो शायद हम दोनों माँ बेटी आज इस गांव में बेसहारा और मोहताज की ज़िंदगी गुजार रहे होते। बस यही सब सोते हुए मैं सोचती थी कि मुझे अपने ससुर के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। उसे रात के बाद कभी मैंने छत पर जाने का सोचा भी नहीं। मैं डर गई थी, क्या अगर मेरी सास ने मेरे ससुर से शिकायत कर दी तो मेरी बेटी कहाँ जाएगी। मेरे ससुर का काम पहले की तरह ही चल रहा था, कभी 15 दिन में, कभी एक बार तो कभी 1 महीने में 3 बार कोई ना कोई लड़की बालिग होकर हमारे घर में आई और मेरे ससुर के साथ खामोश होकर छत पर चली जाती और मेरी सास सीढ़ियों के पास ही रहती। 1 घंटे बाद जब वह लड़की छत से वापस नीचे आती तो मेरे ससुर उसके जाने के काफ़ी देर बाद नीचे आते थे और उनकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी। इस बात के बारे में भी मुझे जब पता चला, जब मैं एक रात फ्रिज में पानी पीने के लिए किचन में जा रही तो मैंने अपने ससुर को सीढ़ियाँ उतरते हुए देखा। मुझे उनका हुलिया बहुत ख़राब लग रहा था। मेरे ससुर का सांस फूला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत मेहनत का काम करके नीचे आए हों। ससुर हमेशा काले रंग का कुर्ता ही पहनकर लड़कियों के बाल काटते छत पर जाते, लेकिन जब वह नीचे उतरते तो उनके कपड़े में चेंज होते थे। जो कपड़े वह पहनते वह छत पर गए होते, वह कपड़े उनके शरीर पर मौजूद नहीं होते, बल्कि वह दूसरे कपड़े पहनकर नीचे उतर गए हो। वो हाँफते काँपते वह सीढ़ियाँ उतरते, जैसे बहुत ही ज़्यादा थक गए हों मैं, और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। और फिर मुझे याद आया कि जब भी मेरे ससुर किसी लड़की के बाल काटते तो पूरा दिन खुद को कमरे में बंद किया होते थे और मेरी सास को भी कमरे में जाने की परमिशन नहीं होती थी। वह इतना ज़्यादा थक जाया करते थे कि सारा दिन कमरे में नहीं निकल करते थे और फिर उसे टाइम उन्हें चलना देखकर मुझे ऐसा लगता था रहा था कि खेत में हल जोत कर आ रहे हों। अपने ससुर को देखते हुए छुप जाती थी और अब मेरे ससुर अपने कमरे में चली जाती हमेशा की तरह। एक दिन मेरी सास कमरे से बाहर सो रही थी और मेरे ससुर कमरे में बंद करके अंदर ही सो रहे थे। मेरी बेटी की स्कूल में छुट्टियां थी, इसलिए मुझे उसके उठने की फिक्र नहीं थी। तभी मैं किसी काम के बाहर किचन में गई तो मैंने देखा कि मेरी सास चुपके चुपके आंसू बहा रही थी। पहली बार जब मैं अपनी सास को इस तरह रोती हुई देखा तो मैं फौरन भागकर उतनी तरफ गई और पूछा कि माँ जी, आप क्यों रह रही हो। मेरी बात सुनकर सास ने अपने आंसू साड़ी के पल्लू से साफ कर लिए और कहने लगी, नहीं बहू, कहाँ रो रही हूँ, तुम बताओ, तुम क्या चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी सास रो रही है और इसी बात ने मुझे सिर्फ दुखी कर दिया था, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आखिर ऐसा कौन सी बात है जिसकी वजह से मेरी सास को चुप चुप कर रोना पड़ रहा था। अब तो मुझे अपने ससुर से नफरत का एहसास होने लगा था कि शायद यह मेरे ससुर ही थे जिनकी वजह से मेरी सास चुप चुप कर आंसू बहा रही थी। उस दिन के बाद मैंने अपने सास ससुर पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और मेरी बेटी भी जवान होने लगी। मेरी सास ने मेरी बेटी का माथा चूमा और कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि गांव की सारी लड़कियों की तरह तुम्हारा दादा तुम्हारे किस्मत ही चमका दे। अपनी सास की यह बात सुनकर मेरी जान निकल गई। क्या मन ही बेटी के बाल कटवाने के लिए उसको भी मेरे ससुर के हवाले करने जा रही हैं कि लड़कियों की तरह मेरी बेटी को भी सबकी मजाक का निशाना बनना पड़ेगा। मेरी बेटी रोने लगी और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई तो उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी,
माँ, मैं किसी भी हालत में बाल नहीं उतरवाना चाहती हूँ। ऐसा तो मैं भी नहीं चाहती थी। इतनी ही देर में मेरी सास भी मेरे कमरे में आ गई और मेरी बेटी से कहने लगी, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे दादा की वजह से कैसे गांव की लड़कियों की किस्मत बदल गई और किस के भी बाल आज तक तुम्हारे दादा ने काटे हैं। कुछ ही दिनों में उनकी शादी बहुत धूमधाम से हो गई हो, बहुत ही अच्छी जगह पर हुई है। ऐसे ही गांव वाले अपनी बेटियों तेरे दादा के हवाले करके नहीं जाते। जब हम तेरे दादा से इस काम के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं तो फिर हम घर वाले क्यों नहीं। तू हमारे घर की बेटी है। मैंने अपने सास से मना किया था, लेकिन मैंने लाख मना करने के बावजूद भी मेरी सास ने ससुर को बुलाया और मेरे ससुर से कहा कि आज की रात आपको अपनी पोती के बाल उतारने हैं। यह सुनकर मेरे ससुर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। वह कहने लगे कि क्या हमारी पोती भी नाबालिग हो गई है। फिर सास मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ, हमारी पोती भी की बारी है। हम इसकी शादी धूमधाम से किसी अच्छी जगह करेंगे और अगर इसके बालों पर आपका हाथ लग जाए तो इस गांव की दूसरी लड़कियों की तरह इसकी किस्मत चमक उठेगी। यह कहकर मेरी सास ने मेरी बेटी को ससुर के साथ छत पर भेज दिया। अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी सास ज़बरदस्ती मेरी बेटी को छत ले गई और छोड़कर वापस आ गई। मैं अपनी सास के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी और उनसे विनती की कि वह मेरी बेटी के बाल न कटवाएं। और मेरी बेटी भी बहुत रो रही थी क्योंकि वह गंजी नहीं होना चाहती थी। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थी और बस रोए जा रही थी। मेरी सास बहू मुझे समझा रही थी कि रोने का कोई फ़ायदा नहीं। तू अपनी बेटी के फ़ायदे के बारे में सोचो कि अगर तुम्हारी बेटी की शायद किसी अच्छे परिवार में हो जाए तो तुम्हारी पति की आत्मा को भी शांति मिलेगी। आखिर उनकी इकलौती बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। मैंने अपनी सास से कहा, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं और इन बातों पर यकीन नहीं है। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी रोती हुई मुझसे आकर लिपट गई। मैंने देखा कि मेरी बेटी के बाल सही सलामत थे। यह देख मेरी सास के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। उसकी बाल कटे हुए नहीं थे, बल्कि ठीक थे। मैं अपनी बेटी को कमरे में ले गई और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हारे साथ दादा ने क्या किया। मेरी बेटी ने बताया कि दादा ने पहले तो अपना ब्लैक कलर का कुर्ता पहनने और उसके बाद मेरे सामने आकर बैठ गए थे। दादा मेरे करीब आए तो मेरी जान निकल गई और फिर जैसे ही दादा ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दादा ने मुझे अपने करीब किया और अपने सीने से लगाया। माँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट जाएगा, क्योंकि दादा ने मुझे बहुत मजबूती से पड़ा था। और फिर मुझे एहसास हुआ कि दादा ने के गर्म आंसू मेरे गालों पर गिर रहे थे। मैं हैरान हो गई कि दादा से कहने लगी कि दादा, आप क्यों रो रहे हो। काफ़ी देर बाद जब दादा ने मुझे खुद से अलग किया तो उनकी आंखें लाल हो गई थी और आंसू से उनका चेहरा भी भीगा हुआ था। और ज़्यादा नहीं, मुझे एक बात बताई जिनको सुनकर मेरे होश उड़ गए। दादा ने मुझे बताया कि मेरी बेटी, मैं तेरे बाल नहीं काट सकता, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तू मेरा अपना खून है, तू मेरे इकलौती बेटे की निशानी है और मैं चाहत मेरे घर की छत में मेरे दादा की बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन दादाजी के शब्दों ने मुझे झुकाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने दादा से कहा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हो, और दादा ने मुझे वापस आपके पास आने के लिए कहा लगे, तुम वापस अपनी माँ के पास चली जाओ और अपनी माँ से कहना कि दादा तुम्हारी बाल नहीं काट रहे हो। और वह आपसे आपस भाग चली आई और
अपनी बेटी की सारी बातें सुनकर तो मुझे बहुत हैरत हो गई थी और अपने ससुर के कमरे की तरफ चली गई। मेरी बेटी भी मेरे साथ थी। जब मैं अपने ससुर के कमरे में गई तो ससुर मेरी सास के कदमों में बैठकर रो रहे थे और मेरी सास से काफ़ी माफ़ी मांग रहे थे। मेरी सास भी सिसक सिसक कर रो रही थी। यह सब देखकर मैं परेशान हो गई और उनसे दोनों से पूछने लगी कि आखिर मामला क्या है। मुझे भी तो कुछ पता चले कि आप दोनों कितनी इतनी देर से एक दूसरे के पास बैठकर रो रहे हो। मेरे ससुर ने जब मेरी आंखों और मेरी बेटी की आंखों में आंसू देखे तो वह मेरे करीब आकर कहने लगे, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूँ और तुम्हें एक राज खोलना चाहता हूँ, शायद जिन्हें सुनकर तुम्हारे शरीर कांपने लगेगा। मेरे ससुर ने मुझे रोते हुए बताया कि आज से कई साल पहले की बात है। मैं इस गांव में चौधरी का खास नाई था और मैं सिर्फ चौधरी के बाल ही काटा करता था। गांव का चौधरी बहुत अयाश तरह का आदमी था और उनकी आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे यह नौकरी करनी पड़ रही थी। और फिर एक दिन गांव के चौधरी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और एक नया सौंप दिया, लेकिन जो काम उसने मुझे बताया वह काम मैं करने के लिए तैयार नहीं था और उसके घर में काम छोड़ दिया। उसके बाद मैंने गांव में अपनी ही दुकान खोल दी। जब मेरा बेटा कमाता तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। मैं चौधरी मुझे दुकान पर आकर बहुत परेशान किया करता था और मुझे इस काम के लिए रजामंदी करना चाहता था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया और इस घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर आ गई। चौधरी ने मेरा जीना दुस्साहस कर दिया था। यह बात मैंने कभी बेटे को भी नहीं बताई थी। वह चाहता था कि मैं किसी भी तरह से उसकी बात मान लूं और जो कहता है वह करना शुरू कर दो, लेकिन मैं बहुत खुददार आदमी था। उसकी बात नहीं मानना चाहता था, लेकिन आखिरी में मुझे उसके सामने हार माननी पड़ी और उसके काम करने के लिए राजी हो गया था। चौधरी ने सारे गांव में यह बात मशहूर कर दी कि मेरे हाथ में बहुत जादू है और मैं जिसके भी बाल काटता हूँ उसकी किस्मत संवर जाती है। यहाँ तक कि गांव के चौधरी की ज़मीन भी फसलों फलने फूलने लगी हैं और मैं इसलिए हुआ क्योंकि मैं उनके बाल पर हाथ लगाता था। सारे ही गांव वाले अनपढ़ और सादे लोग हैं। उनके लिए तो गांव की चौधरी की बात सही होती है और गांव के चौधरी ने इस बात को बहुत ज़्यादा चर्चा किया और गांव वालों की ने आंखें बंद करके उसकी बात पर यकीन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद चौधरी साहब ने गांव में यह बात फैला दी कि मैं किसी बालिग लड़की के बाल उतारूंगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसकी शादी बहुत अच्छी जगह होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चौहान साहब ने यह सब क्यों किया और यह काम मुझसे क्यों करवा रहे थे। चौधरी साहब ने मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया था और यह कहा कि मुझे बस इस काम की जवान होने वाली लड़कियों के बाल उतारने में पैसों के लालच में मैं आ गया और अपने घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए मैंने चौधरी के पैसे ले लिए और यह काम करने शुरू कर दिया और मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर जब गांव वाले यह सोचकर मेरे पास अपनी नई बालिग बेटियों को मेरे पास लाने लगे तो उनकी किस्मत बदलने लगी। इसलिए मैं भी खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके बाल को उतार दिया करता और बदले में चौधरी साहब मुझे बहुत पैसे दे देते। कई सालों तक यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहा। फिर एक दिन मुझे तुम्हारी दादी ने बताया कि जिन लड़कियों के बाल काटता हूँ उनके साथ चौधरी साहब क्या खेल खेलते हैं और यह जानकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं चौधरी के इस गंदे खेल में अब पूरी तरह से फंस चुका था और अब मैं खुद को चाहकर भी नहीं बचा पा रहा था और आज तक मैं उनके इस खेल का शिकार हूँ। तुम्हारी सास को इसके बारे में चौधरी की हवेली की किसी नौकरानी ने बताया था और तुम्हारी सास ने यह बात फिर मुझे बताई तो मुझे बहुत
बड़ा अफसोस हुआ कि मैं इतने गलत काम कर रहा हूँ। चौधरी साहब को कम उम्र की नई नई जवान लड़कियों के साथ बात को बहुत ज़्यादा छुपाया जाता था कि कोई लड़की कब जवान हुई है। चौधरी साहब ने यह खेल रचाया और उनकी बातों में आ गए। जवान होने वाली लड़की जैसे ही मेरे पास आकर अपने बाल कटवाती तो चौधरी साहब को इस बात की खबर हो जाती कि यह लड़की नई बालिग हुई है और वह उसके साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए कोई नया खेल रचाकर उसे आनी को दे और अपनी हवेली बुला लिया करते। गांव की हर बालिग लड़की उनकी गंदगी और उनकी हवस का शिकार बन जाती थी। अब मैं इस काम में बुरी तरह से फंस चुका हूँ। यहाँ तक कि चौधरी साहब ने मुझे ब्लैकमेल किया और कि अगर मैं किसी के सामने यह बात खोलता की कोशिश की तो वह बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि मुझ पर यही कोई इल्ज़ाम लगाकर मुझे बदनाम कर देंगे। मैं इस डर से मैंने कभी चौधरी साहब को काम ना छोड़ा और ना ही कभी अपने घर की औरतों का अकेले घर से बाहर जाने की परमिशन दी। चौधरी की नज़र बहुत गंदी थी और खराब है। तुम्हारी सारी अच्छी तरह से जानती थी कि जिन लड़कियों के बाल काटता हूँ उनके साथ चौधरी साहब क्या करते थे, इसलिए कुछ चुप चुप कर रोया करती थी और खुद भी कई घंटे काम में शामिल नहीं होना चाहती थी और मेरी मजबूरियां ने मुझे यह काम करने पर मजबूर कर दिया था। चौधरी साहब ने मुझे काले रंग का कुर्ता दिया था और कहा था कि लड़की के बाल काटते टाइम तुम यह कुर्ता पहना करो ताकि लोगों को यह लगे कि तुम कुछ खास करते हो, जिनकी वजह से लड़कियों की किस्मत बदल जाती है। और चौधरी किस्मत को अपनी हवस का निशाना बनाने को कुछ भी महीनों बाद ही उनके शादी अपने मासूम नौकर से करवा देते और उस नौकर को ढेर सारे पैसे भी दे देते। इस तरह उसे लड़की की ज़िंदगी संवर जाती। चौधरी साहब के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अपनी अय्याशी आंख बंद करके वह आदमी पैसे लूटता है और उनके हाथ की कठपुतलियाँ बन चुका है। लेकिन मैं अपनी पोती के बाल काटकर चौधरी साहब को यह खबर नहीं पहुंचाना चाहता कि मेरी पोती भी जवान हो चुकी है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी पोती भी उस आदमी के जुल्म से नहीं बच पाएगी। मैं अपने ससुर की बात सुनकर मैं और मेरी बेटी रोने लगे। हमें तो इस जी की कुछ खबर ही नहीं थी, क्योंकि मैं तो शहर से शादी करके यहाँ आई थी और मेरे ससुर ने और मेरे पति ने कभी मुझे घर के बाहर नहीं निकलने दिया, इसलिए मुझे गांव में क्या होता इस बारे में कुछ पता नहीं होता, ना ही कभी मुझे चौधरी साहब के बारे में कुछ पता था। मुझे तो अपने ससुर का अपनी बेटी पर नज़र रखना और उनका हमेशा मेरी बेटी पर पाबंदियाँ लगाना बुरा लगता था। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि मेरे ससुर मेरी बेटी से कितना प्यार करते थे कि जो मेरी बेटी को चौधरी साहब से बचाने के लिए इस कदर कोशिश करते थे। मेरे ससुर ने हमसे वादा किया था कि वह अपनी पोती की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देंगे और आइंदा गांव की दूसरी लड़कियों की बर्बाद जरिया बनेंगे। मेरे ससुर ने कहा कि अब चाहे हमारे घर में कितनी ही परेशानियां आ जाए, लेकिन वह चौधरी के घिनौने काम में उनका साथ नहीं देंगे। मेरे ससुर हमसे कहा कि अपना सामान पैक कर लो, हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और जाने से पहले एक गांव के मास्टर के नाम पर एक खत लिख जाऊंगा, जिसमें मैं सारी हकीकत लिख जाऊंगा। गांव के मास्टर एक समझदार आदमी और खामोश से गांव वालों को यह बात समझा देंगे और यह किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हम में से कोई नहीं जानता कि आप हमारी मंजिल क्या है। मेरे ससुर ने कदम बढ़ाया था, इसलिए हमें यकीन था कि ऊपर वाला हमारी मदद ज़रूर करेगा। मेरे ससुर ने गांव के मास्टर के नाम पर एक लंबा खत लेटर लिखा था। उन्होंने हर बात एक साफ साफ लिखी थी ताकि हमारे जाने के बाद कोई भी गांव वाले चौधरी साहब के बातों में न आ सके। फिर कोई लड़की बाल कटवा
कर या किसी और तरीके से चौधरी साहब तक यह खबर न पहुंचा जाए कि अब जो जवान बालिग हो चुकी है उनकी हवस का निशान बनने के लिए तैयार हैं। मुझे आज भी अच्छी तरह से यह बात याद है कि जब भी कोई लड़की बालिग होने वाली होती तो गंजी होती, तो फिर कुछ दिनों बाद वह डरी सहमी रहती और खामोश रहती। मुझे ऐसा लगता था जैसे यह सब इसलिए है क्योंकि वो गंजी हुई हैं, इसलिए परेशान हैं। लेकिन यह राज तो अब खुला था कि यह चौधरी साहब की हवस का निशान बनाकर आई थी, और मेरे ससुर जिनको भी बहुत ही गलत आई थी और मेरे ससुर जिनको बहुत ही गलत समझती थी। दरअसल वह खुद एक तकलीफ का शिकार थे, और जब हम यह गांव छोड़कर जा रहे थे तो मेरे ससुर के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। आज भी अक्सर गांव के ऐसे बहुत से चौधरी मौजूद हैं जो इस गांव की तरह की हरकतों में शामिल हैं, और सीधे साधे गांव वाले उनकी घटियों और उनकी करतूतों नहीं जानते हैं। शहर के लोगों को चाहिए कि वह गांव में पढ़ाई सिलसिले को आगे बढ़ाएं, ताकि सीधे साधे और भोले भाले गांव वाले ऐसी घटनाएं सोच के लोगों को खुद को बचा सकें। और मेरे ससुर ने चौधरी से जितने भी पैसे कमाए थे वह सारे पैसे लेकर मेरे ससुर और हमारी पूरा परिवार शहर जाकर रहने लगे थे। शहर जाकर रहने में बहुत परेशानियां हुई थी क्योंकि नया नया शहर था, और इस गांव के लोग इसलिए हमें रहने में से बहुत दिक्कत आ रही थी। मेरे ससुर ने शहर में एक मकान खरीद लिया था। मकान छोटा सा था लेकिन हमारा गुजारा अच्छा तरीके से हो रहा था। मेरी बेटी जवान हो गई थी, वह पढ़ाई भी कर रही थी और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। मैं भी जॉब करती थी क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए मुझे जॉब आसानी से मिल गई। मेरी सास से अच्छी सिलाई आती थी, वो भी सिलाई करती थी। अब इस तरह से हमारे घर का गुजारा चल रहा था, लेकिन अब बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी क्योंकि अब किसी की तरह कोई परेशानी नहीं हो रही थी, और मेरे ससुर भी बहुत सुकून से हैं। अब वह मेरी बेटी पर कोई रोक टोक भी नहीं करते, और शहर आने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। न जाने उस चौधरी के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन उम्मीद है कि चौधरी के खिलाफ मास्टर ने ज़रूर कोई एक्शन उठाया होगा। हम गरीब लोग थे, अगर गांव में रहकर चौधरी का सामना करते तो चौधरी हमें गांव का नहीं छोड़ता और हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देता। इसलिए तो मेरे ससुर ने गांव को ही छोड़ना फैसले का किया। फिलहाल अब हमारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। हम तीनों औरतों बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं और हमारे घर का खर्चा चल रहा है। ससुर भी छोटा मोटा कोई काम कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए पहले ही काफ़ी कुछ किया कि इसलिए हम नहीं चाहते कि अब वह हमारा काम करे। उनकी उम्र हो गई थी, वह बीमार रहने लगे। हम बटा इस घर का बाहा उठाकर हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी और बहुत खुशी खुशी गुजर रही थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नए हो तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।